आईसेक न्यूज़ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, इससे पहले आप इस कहानी की 8 एक साथ सुन चुके हैं। अब किस्त 9 मुलाहिज़ा फरमाएं। उसका मतलब था कि बास ने उसे खोलने के लिए जो तरतीब बताई थी उसमें तब्दीली करके ब्रीफ केस को बाहिफाजत खोलना नामुमकिन था। दूसरी बार डैनी ने बाएं मुस्ततील से इब्तिदा की और फिर दाहिने मुस्ततील पर अंगूठा रखते ही क्लिक की हल्की सी आवाज आई और ब्रीफ केस का ढक्कन उछलकर कदरे ऊपर हो गया। डैनी ने झुर्री के करीब से ढक्कन उठाया तो उसकी आंखें हैरत से फैलती चली गई। ब्रीफ केस में कुछ कागजात के ऊपर ही पॉलीथीन की 2 शफाफ थैलियों में भूरे रंग का नहायत बारीक सफूफ नजर आ रहा था। ढक्कन के अंदरूनी सतह पर क्लिप के जरिए इशारिया 3-2 का खुदकार स्मिथ पिस्तौल लगा हुआ था। उसके साथ जिल्द की रंगत के बारीक दस्तानों की कई जोड़ियां मौजूद थी। उसने किसी चीज को छुए बगैर ब्रीफ केस की साख्त का जायजा लेना शुरू किया तो उसे बनाने वाले की हुनरमंदी की ताज दिए बगैर नहीं रह सका। ब्रीफ केस की तह मामूल के मुताबिक थी, अलबत्ता उसकी दीवारें मामूली तौर पर मोटी थी। गालबन निशानात अंगुश्त की शनाख्त करने के लिए कंप्यूटराइज और कंप्यूटर ताला अगली दीवार की मोटाई में पोशीदा था, जबकि बारूदी मादा और उसमें धमाका पैदा करने वाली बैटरियां बगली दीवारों में इस तरह जिम थी। उसके बाद उसने कागजात की तरफ गौर किया तो ऊपर के सादा हिफाजती कागज के नीचे उभरी हुई गोल मोहर वाला एक छपा हुआ सर्टिफिकेट था जिस पर डैनी की तस्वीर चिपका थी। सर्टिफिकेट किसी एशियन सिंडिकेट लिमिटेड का था जिसके मदरजात के मुताबिक डैनी उस फर्म का असिस्टेंट सेल्स मैनेजर था। सर्टिफिकेट के इख्तिताम पर चेयरमैन के कलमी दस्तखत थे जिनसे नाम पढ़ने में नहीं आता था। उभरी हुई बेरंग मोहर उस तरह लगाई गई थी कि डैनी की तस्वीर का एक हिस्सा भी उसकी जद में आ गया था और यूं तस्वीर बदलना तकरीबन नामुमकिन होकर रह गया था। फर्म के नाम के साथ ऊपरी गोशों में 3 टेलीफोन नंबर दर्ज थे। नाम के नीचे लाहौर के माल रोड का एक पता दर्ज था। डैनी उस तस्दीक नामे को देखकर चकरा कर रह गया था। एक तरफ तो बास इतनी राजदारी बरत रहा था कि बरसों से सामने आए बगैर महज आवाज से सारा काम चला रहा था। महज अपनी आवाज की गैर जरूरी तशहीर से बचने के लिए उसने जहांगीर से बराह रास्त बात नहीं की थी, बल्कि डैनी के जरिए सारे अहकामात देता रहा था। या अब उसने एक ऐसा तस्दीक नामा उसके हवाले कर दिया था जिस पर उसके एक इदारे का नाम, पता, फोन नंबर, तार का पता और टेलेक्स नंबर तक मौजूद था, जिसके सहारे उसकी जात का सुराग लगाना नहायत आसान साबित हो सकता था। उसके नीचे 4 टेलेक्स थे जिनमें से 2 किसी फर्म की जानिब से एशियन सिंडिकेट लिमिटेड को भेजे गए थे और बाकिया 2 एशियन सिंडिकेट के जवाबात की नकुल थी। उन चारों में ग्रे क्लॉथ की खरीद और दामों के बारे में तज़किरा था। ऐसे मालूम होता था जैसे फर्म एशियन सिंडिकेट लिमिटेड से ग्रे क्लॉथ की एक बड़ी मकदार मुश्किल बुनियादों पर दरआमद करना चाहती थी, मगर नमूने की मंजूरी और दामों की वजह से मामला इल्तवा में पड़ा हुआ था। दीगर कागजात एशियन सिंडिकेट लिमिटेड के लेटर फार्म पर टाइप किए हुए थे और उनका ताल्लुक भी उसी सौदे से मालूम होता था। उसके अलावा बकरी की शक्ल का एक नुकरई टाइप इन भी मौजूद था। अपनी शनाख्त नामे के साथ उस कागजात की मौजूदगी से डैनी ने एक ही नतीजा अखज किया कि उसे एशियन सिंडिकेट लिमिटेड के नुमाइंदे के तौर पर इस सौदे को तकमील तक पहुंचाना था। और ये तो जाहिर ही था कि ग्रे क्लॉथ की बरामद महज एक कारोबारी आड़ थी, वरना वो सारा किस्सा हीरोइन ही से मुतालिक था। उसने ब्रीफ केस अपनी अलमारी में मकफिल किया और खाना खाकर फैक्ट्री रवाना हो गया। वहां पहुंचा तो दूसरे कारोबार पैगामात के अलावा उसे सेक्रेटरी से मालूम हुआ कि कोई औरत 2 बार उसके लिए फोन कर चुकी थी और उसकी अदम मौजूदगी की इत्तला पाकर नहायत तजस्सुस और बेचैनी के आलम में यह जानना चाह रही थी कि वो किस वक्त तक दफ्तर आएगा और आएगा भी या नहीं। सेक्रेटरी ने जब उस औरत का नाम जानना चाहा तो उसने कोई जवाब दिए बगैर सिलसिला मुनक़ते कर दिया। दूसरी बार महज आवाज और डैनी के बारे में सवालात की यकसानियत से सेक्रेटरी ने अंदाजा लगाया था कि बोलने वाली वही थी। उस औरत की दोनों फोन कॉल्स 11 और 12 बजे के दरमियान आई थी, लिहाजा डैनी का जहन गुलशन इकबाल वाली खुश मिजाज औरत की तरफ गया। लेकिन उसे डैनी की फैक्ट्री का नंबर कैसे मिला? उसे ये तो जरूर बताया गया होगा कि कोई शख्स एनीजोला के हवाले से उसके पास आएगा, लेकिन उसे ये कैसे मालूम हुआ कि आने वाला डैनी होगा? वह तंजीम से वाबस्ता थी तो मुकर्रर तरीके से हटकर राब्ता कायम करने की कोशिश का क्या मतलब था? फिर जब डैनी उससे मिला तो उसने इशारतन भी ऐसी कोई बात नहीं कही जिससे यह जाहिर होता कि उसने डैनी के लिए उसके दफ्तर फोन किया था। ये सब ऐसी पेचीदा सवाल थे कि वो उलझन में पड़ गया। न जाने ग्रोह में उसका क्या मकाम था और वो डैनी में क्यों इतनी दिलचस्पी ले रही थी। घर पर भी उसने डैनी को अपने दाम में पंसाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अगर डैनी को बास की खुसूसी हदायत याद न होती तो शायद वो खुद भी उसके लगावट का शिकार होकर बहक जाता। दूसरे कामों में मसरूफ होने से पहले मामूल के मुताबिक वो डाक के मुतालबे में मसरूफ था। वो जापान से आया हुआ प्लास्टिक मॉडलिंग और एक्स्ट्राविजन मशीनों के बारे में लिटरेचर देखने में मसरूफ था कि फोन की घंटी की मध्यम आवाज ने उसे चौंका दिया। उसने रिसीवर उठाया तो ऑपरेटर की आवाज सुनाई दी। सर, कोई खातून आपसे बात करना चाहती हैं। पहले भी आपकी गैर मौजूदगी में 2 बार ट्राई कर चुकी हैं। डैनी का दिल तेजी से धड़कने लगा। यकीनन उसी औरत ने दोबारा ऑपरेटर के तवस्सुत से सेक्रेटरी से बात की होगी। उसने सोचा और फिर ऑपरेटर से कहा, लाइन दे दो। हेलो तनवीर साहब,
हल्की सी क्लिक के बाद रिसीवर में एक निस्वानी आवाज उभरी जो डैनी की पेशानी पर तहय्युर अमेज शिकने नमूदार होगी, क्योंकि मुतरन्नम और रसीली आवाज उसके लिए नई नहीं थी। बिलमुशाफा और फोन पर दोनों ही तरह वो उस आवाज के जहर से आशना हो चुका था। जी बोल रहा हूँ, उसने माउथ पीस में संजीदा और बावकार लहजे में कहा। मैं एक उलझन में पड़ गई हूँ, झिझकती हुई आवाज सुनाई दी। पता नहीं मैं गैर इरादी तौर पर झूठ क्यों बोल बैठी। आप खासी परेशान मालूम होती है मिस गजाला, वो हंसते हुए बोला। फुर्सत हो तो चलिए आइए, किसी गोशाए आफियत में बैठकर सुकून से बातें कर लेंगे। बड़ी अजीब बात हुई है तनवीर साहब, वो उसकी बात सुनी अनसुनी करके बोली। सालाना फंक्शन हमेशा से होता आया है, लेकिन इस बार फंक्शन के 2 रोज बाद प्रोग्राम में मदऊ किए जाने वालों की फहरिस्त बनाई जा रही है और ये भी पूछा जा रहा है कि किस किस के मेहमानों ने प्रोग्राम में शिरकत की थी। क्यों? डैनी तहय्युर अमेज लहजे में सवाल किया। ये सब कौन पूछ रहा है? ये कौन कर रहा है? ये सारे क्वाइब फंक्शन की इस्तकबालिया कमेटी का सेक्रेटरी पूछ रहा है। मुझे 20 कार्ड दिए गए थे, मैं नादानिस्तगी में आपका तज़किरा गोल करके और उसे एक कार्ड जाया होने का बहाना कर दिया। डैनी वो खबर सुनकर तशवीश में मुब्तला हो गया था, मगर बज़ाहिर अनजान बनते हुए बोला, ओह तो इस झूठ की उलझन है, मगर उस झूठ की जरूरत क्या थी तुम्हें? आप न जाने मेरे बारे में क्या सोचेंगे। गजाला की आवाज खिब्बत अमेज थी। उस रोज आपने अपने रवैये में अचानक तब्दीली के बारे में मुझे और आपदा को भी बताया था, मगर यह बात मेरे जहन से चिपकी रही कि शायद मेहमान खुसूसी की तकरीर शुरू होते ही आप परेशान हो गए थे। लिहाजा मेरे मुंह से गैर इरादी तौर पर एक झूठ निकल गया, जिसे निभाने के लिए मुझे एक कार्ड ना होने का उज़र तराशना पड़ा। डैनी के कान खड़े हो गए। उसने अपनी दानिश में दोनों लड़कियों को मौका पर ही मुतमिन कर दिया था, लेकिन गजाला चालाक मालूम होती थी। उसने डैनी का बहाना सुन तो जरूर लिया था, उसका जहन मामले की तह तक पहुंच गया था। अब वो मजीद बात करके गजाला के शुबे को तकवीयत नहीं देना चाहता था, मगर साथ ही बात जानने के लिए भी बेचैन था कि आखिर इस्तकबालिया कमेटी का सेक्रेटरी ये सब कुछ जानना क्यों चाहता था। चलो मैं भी इसे निभा लूंगा, वो हंसते हुए बेपरवाही से बोला। पता नहीं तुम्हें क्या वहम था, वरना मेरी दानिश में सच बोलने में कोई हर्ज नहीं। ओ असल बात तो अभी सुनी ही नहीं आपने। गजाला की आवाज से दबा दबा जोश नुमाया था। सेक्रेटरी ने किसी को भी छानबीन के बारे में कुछ नहीं बताया, बस यही कहता फिर रहा है कि खुर्द-ओ-नोश समेत जुमला इंतजामी अखराजात की फीकस शरह निकालना चाह रहा है, ताकि दूसरे मौके पर अखराजात का सही अंदाजा रहे। अब तक की क्लास में पढ़ता है, उनमें खासी दोस्ती है। मुझे पता चला है कि सेक्रेटरी सारी तफसीलात सिकंदर अली के माँ पर इकट्ठी करता फिर रहा है। डैनी का दिल उछल कर हल्क में आ गया। तो क्या बास को उसकी मौजूदगी का एहसास हो गया था? वो मुश्किल अपने लहजे में लातअल्लुकाना बेपरवाही कायम रख सका। सिकंदर अली कौन है? भूल गए? गजाला तेजी से बोली। वही तो मुज़ाकरे में मेहमान खुसूसी था उस दिन। उसी ने सेक्रेटरी से बैरूनी मेहमानों की फहरिस्त मांगी है जो उस शाम मुज़ाकरे में मौजूद थे। अब बताइए मेरी उलझन बजा है या नहीं? उसका लहजा दाद तलब था और वो सच बोल रही थी, तो उसने फहरिस्त से डैनी का नाम हज़फ करके उसे एक बहुत बड़ी दुश्वारी से बचा लिया था। तुम्हारी उलझन तो खैर बजा है, इस बार दिल्ली को उससे जीजा हो जाना पड़ा। लेकिन सिकंदर अली के दिमाग में कौन सा कीड़ा कुलबुलाया है जो उसने मेहमानों की फहरिस्त मांगी है? और फिर तुम्हारा सेक्रेटरी भी काट का उल्लू है कि आंखें बंद करके उसके हुक्म पर चल पड़ा। सिकंदर अली ने उस रोज ऐलान किए बगैर कमेटी को 10,000 रुपए अतिया दिया है, ताकि वो ज्यादा बड़े पैमाने पर ऐसे ही एक और बड़े फंक्शन का इनेकाद करे, जिसमें समाजी कारकुनों के अलावा एक्साइज और दूसरे आला सरकारी हुकाम को भी बुलाया जाए। गजाला कहने लगी, लिहाजा उससे ताउन तो हमारे कॉलेज के हर तालिब इल्म की इखलाकी जिम्मेदारी है। फिर उसने फहरिस्त की तलबी का बहुत मजबूत बहाना भी पेश किया है। फंक्शन के अगले दिन यानी कल उसे एक गुमनाम धमकी अमेज खत मिला है, जिसमें उसे इंसदाद मंशियात की मुहिम जारी रखने पर बदतरीन नताइज का सामना करने की धमकी दी गई है। खत कॉलेज में की जाने वाली तकरीर के हवाले से है और सिकंदर अली का ख्याल है कि मेहमानों में कोई ऐसी काली भीड़ भी थी जो शराफत और कस्बे हलाल के पाकीज़ा लिबादे की आड़ में मंशियात फरोशी में भी मुलव्वस है। वो सरगर्म और फाल आदमी है। उसका ख्याल है कि मेहमानों की फहरिस्त देखकर शायद वो खत भेजने वालों को पहचान लेगा। डैनी का दिल डूबने लगा। मामला किसी हद तक उसकी समझ में आ गया था। उसका बात यकीनी तौर पर सिकंदर अली ही था। शायद घर जाकर उसने फंक्शन के आखिरी सरवर्ग पर डैनी की फर्म का नाम तहनीती पैगाम के साथ देखा होगा और फिर सुलझन में गिरफ्तार हो गया होगा कि कहीं डैनी भी उस मुज़ाकरे के मेहमानों में शामिल न रहा हो और यूं उसकी आवाज सुनकर अपने सरबराह की पुरस्कार शख्सियत के राज से वाकिफ हो गया हो। उसके पास अपने खदशे की तस्दीक या तरदीद के लिए इससे बेहतर कोई तरीका नहीं था जो उसने इख्तियार किया था। किसी एक फर्द के बारे में छानबीन के बजाय उसने सारे ही शुरका के नाम मांग लिए थे और गजाला ने महज छठी हिस्स के सहारे डैनी का नाम छुपा लिया था, वरना अपनी शख्सियत का राज फाश हो जाने के खौफ से सिकंदर अली डैनी को मौत के घाट उतारने का फैसला भी कर सकता था, क्योंकि मुआशरे में अपनी इंसान दोस्ती, समाजी खिदमात, फ्याजाना माली आनत और खुदा तरसी की हर दिल अजीज खूबियां उसने मंशियात फरोशी से कमाए हुए काले धन के सहारे ही बरकरार रखी हुई थी। और उस जैसा मोहतात आदमी कभी यह खतरा मोल न लेता कि कोई उसके चेहरे से इज्जत, शराफत, अमानत, दयानत, सखावत और शजात का
दबीज गिलाफ नोच कर उसमें छुपे हुए मंशियात फरोश को मुआशरे और कानून के सामने बेनकाब कर सके। वो दिल की गहराइयों से गजाला का एहसानमंद था, लेकिन उस लड़की से अपनी एहसानमंदी का एतराफ नहीं कर सकता था। लिहाजा मोतदिल लहजे में बोला, मैं फिर यही कहूंगा कि तुमने झूठ बोलकर खुद को बिलावजह ज़हनी असाब में मुब्तला किया है। यह महज एक इत्तेफाक था कि मैं मेहमान खसूसी की आवाज़ सुनकर महवियत से चौंका था और फिर दिल में अपने कारोबारी खसारे का मलाल करता रह गया। अगर तुम्हारी परेशानियों का ख्याल न होता तो मैं अब भी तुम्हें यही मशवरा देता कि इस्तकबालिया कमेटी के सेक्रेटरी से रुजू करके अपने बयान की तौसीक कर लो। ऐसे पेचीदा मामलात में झूठ आखिरकार तकलीफ दे साबित होता है। मेरी परेशानी? गजाला की आवाज़ तहय्युर अमेज थी। तौसीक कराने में क्या परेशानी लाहक हो सकती है मुझे? मामला खतरनाक धमकियों का है, डैन ने कहा। फहरिस्त दुरुस्त करा के तुम ख्वाम खा निगाहों में आ जाओगी और फिर सिकंदर अली ने अगर खौफजदा होकर मामला पुलिस के सुपुर्द कर दिया तो सबसे पहले तुम पर अपनी तवज्जो मरकूज करेगी और तुम महज उस बिना पर मशकूक समझ ली जाओगी कि पहली बार तुमने झूठ बोलकर दानिस्ता एक नाम छुपाने की कोशिश की थी। ओह मेरे खुदा! रिसीवर पर गजाला की गहरी सांस लेने की आवाज़ सुनाई थी। उस हद तक तो मैंने सोचा ही नहीं था। खैर, मैं जो कुछ बता चुकी हूँ उसमें तरमीम नहीं करूँगी और आप भी भूल जाइए कि इस फंक्शन में आप आए थे। किस फंक्शन की बात कर रही हो? डैनी ने संजीदगी से पूछा। अरे वही हमारे कॉलेज का बोर मुज़ाकरा। कब की बात है ये? डैनी बदस्तूर संजीदा रहा और यकबारगी उसके कानों में जल तरंग बज उठे। गजाला खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। तो आप मेरे कहते ही भूल भी गए? हुक्म का बंदा हूँ जी, डैनी ने ज़ोमानी सा जवाब दिया। गजाला के बारे में उसके दिल में पहले ही दिन से एक नरम सा गोशा मौजूद था और वो उससे बेतकल्फी पैदा करने का यह मौका गंवाना नहीं चाहता था। उसे तो यही सोच सोच कर खुशी हो रही थी कि बेदहानी में वो उसे नाराज किए बगैर आपकी बजाय तुमसे मुखातिब करने में कामयाब हो गया था। जब चाहो आजमा सकती हो। काफ़ी देर होगी, फ़ोन बंद कर दूँ? वो संजीदा हो गई। एक बात तो हम दोनों भूल ही रहे हैं, डैनी ने चौंक कर कहा और हम दोनों की मिठास में खो गया। वो क्या? गजाला की इस्तफसार में बाकायदा संजीदगी आ गई थी। कहीं आपदा मेरा नाम न ले बैठे, डैनी ने खदशा जाहिर किया। वो अपनी दुनिया में खोई रहने वाली एक बेज़र लड़की है। उसे खबर ही नहीं कि मैंने क्या लिखवाया है। ना वो फहरिस्त देखेगी और ना मुंह खोलेगी। उसकी तरफ से मैं बेफिक्र हूँ, आप भी परेशान ना हो। अच्छा, फ़ोन नंबर क्या है तुम्हारा? डैनी ने डटाई के साथ सवाल किया। जब मैं खुद आपको फ़ोन कर लेती हूँ तो इसकी क्या ज़रूरत है? संजीदा हो जाने के बावजूद वो डैनी की जिसारतों पर खफा नहीं थी। कभी मुझे भी ज़रूरत पड़ सकती है, मेरा भी दिल चाह सकता है बात करने को। डैनी गोया मचल गया। नंबर बता भी दूंगी तो कोई फ़ायदा ना होगा। उसका लहजा इस्तफसार तलब था, जैसे डैनी की ज़ुबान से नंबर जानने का कोई ज़्यादा बेहतर जवाब सुनना चाहती हो। ऐसा कोई नुकसान भी ना होगा, मैं बहुत शरीफ और शाइस्ता इंसान हूँ। वो शायद बेख्तियार हंस पड़ी। मगर मेरे डैडी इतने शाइस्ता नहीं है कि आपकी फरमाइश पर मुझे फ़ोन पर बुला देंगे। मैं ऐसे वक्त फ़ोन करूँगा जब वो घर पर ही ना हो। डैनी ने सदके दिल से मासूमाना लहजा में कहा। उस खूबसूरत सी लड़की के लिए उसका दिल मोम हुआ जा रहा था। वो रिटायर्ड कर्नल हैं तनवीर साहब, वो एक लफ्ज़ पर जोर देकर बोली। सारा दिन घर पर रहते हैं और खुद ही फ़ोन रिसीव करने की कोशिश करते हैं। तुम नंबर तो बताओ। मर्दाना आवाज़ सुनाई दी तो बोले बगैर फ़ोन बंद कर दूंगा। जनाना आवाज़ से बात करेंगे? जाहिर है, डैनी ने बिला सोचे समझे कहा। वो फिर हंस पड़ी। पहाड़ी झरनों जैसी जंतरंग डैनी के कानों में गुनगुना उठी। मेरी अम्मी भी नीम फौजी हैं। अगर आपसे ज़रा भी लग्जिश हो गई तो मुझे फ़ोन के करीब भी नहीं भटकने दिया जाएगा। अब कम अज़ कम फ़ोन कर तो लेती हूँ, प्लीज़ गजाला। इसे बेतकल्फी से पुकारते हुए डैनी का दिल सीने में तेज़ी से धड़क उठा। तुम यकीन करो कि मेरी वजह से किसी दुश्वारी में नहीं पड़ोगी। मैं तुम्हारी आवाज़ पहचाने बगैर मुंह ही ना खोलूंगा। और गजाला ने उसे अपना नंबर लिखवा दिया। वो जब तक दफ्तर में रहा उसका रुआ रुआ खुशी से सरशार रहा। उसका ख्याल था कि मुबहम कनाइयों में वो गजाला तक अपनी बात पहुंचाने में कामयाब हो गया था, जिसका जवाब ज्यादा हौसला अफजा नहीं तो हौसला शिकन भी नहीं था। उसकी जिंदगी में सिन्फ नाजिक की वक़्त कभी एक खिलौने से ज्यादा नहीं रही थी। पीते हुए वो अच्छी गुफ्तगू जरूर पसंद करता था, लेकिन इस्तारों और शायराना तालियों का उसने कभी सहारा नहीं लिया था। माइल बकरम निगाहों को खूब पहचानता था, रफाकत को पसंद करता था और फिर उन्हें भूल जाता था। मगर गजाला ने उसकी जात के कुछ नाजुक से गोशिश को छेड़ा था। चाहते हुए भी वो उसके बारे में महज गोश्त पोश्त के एक खूबसूरत पैकर की तरह नहीं सोच सका था और उस इब्तिदा की इंतहा देखने का तहदिल से मुतमनी था। दफ्तर का वक्त खत्म हुआ तो वो वहां से कैंट स्टेशन की तरफ रवाना हो गया। वो स्काच के शौकीन था और घर पर उसका मुनासिब जखीरा मौजूद रहता था। मगर उस दिन घर पर आखिरी बोतल ज़ेरे इस्तेमाल थी, जिसके खत्म होने से पहले वो नया माल हासिल कर लेना चाहता था। जब तक कानून नाफिज नहीं हुआ था उसे कभी दुश्वारी नहीं हुई थी। शहर की किसी भी दुकान से अपनी मनपसंद बोतल खरीद लेता था, लेकिन पाबंदी के बाद जरा उलझन पैदा हो गई थी। शराब की दरामद और फरोख्त की इजाजत थी तो 2.5-3 में उम्दा विस्की की बोतल मिल जाती थी, जबकि उस पर दरामदी ड्यूटी की शरह बहुत ज्यादा थी। लेकिन सियासी हंगामों में डोलती हुकूमत ने आखिरी दाव के तौर पर अवाम की मजहबी हमदर्दियां हासिल करने की कोशिश में इम्तनाउ शराब का कानून नाफिज करके पुराने पापियों की नींदें उड़ा दी थी। चंद रोज बाजार में ऐसा सन्नाटा रहा जैसे वलायती से देसी तक
कशीदगी का आखिरी कतरा भी नालियों में बहा दिया गया हो। मगर फिर चोर दरवाजे खुल गए। ढूंढने वालों को गिने चुने ठिकानों से मिलने लगी। डैनी इंजन बंद करके पुख्ता फर्श पर चलता हुआ बरामदे की तरफ बढ़ा तो मर्जीना ने वर्म आलूद होंठों पर थोड़ा सा जोर देकर सर को होले होले जुम्बश देते हुए उसका इस्तकबाल किया और जवाबन डैनी भी मुस्कुराने लगा। ए मोहन, बुढ़िया ने करारी आवाज में अपने शौहर को पुकारा। फिर चंद सानियों के बाद सर उठाकर दोबारा दहाड़ी। ए मोहन, किधर मर गया तुम? फौरन इस्तखानी चेहरे और अकेले बदन वाला मोहनदास खीसे निकालता हुआ आ मौजूद हुआ। उस असना में डैनी दूसरी कुर्सी पर बैठ चुका था। यस सर, मोहनदास ने किसी मुअद्दब खादम के अंदाज में सर को कदरे कम देकर कहा। क्या माल है? डैनी ने धीमे लहजे में सवाल किया। जबरदस्त, वो शहादत की उंगली को अंगूठे से मिलाकर हल्का बनाते हुए बोला। उस अमल में उसकी बाईं आंख खुद ब खुद दब गई थी। ब्लैक लेबल, रेड लेबल, व्हाइट हार्स, ब्लैक डॉग, शेवाज, क्वीन एन, आज सब मिलेगा, नया माल आया है। मर्जीना ने उसे एक गंदी सी गाली दी। वाडका तेरा बाप ले गया सारी। मर्जीना, मोहन ने कर्बनाक लहजे में एहतजाज किया। मुझे मालूम है कि डैनी बाबू सफेद नहीं पीता। मर्जीना ने दूसरी गाली किसी पत्थर को दी होती तो वो गैरत से चटक गया होता। रेड लेबल लिया है कभी इसने? फिर तूने इसका नाम क्यों लिया? डैनी के लिए वो कोई नया तजुर्बा नहीं था, लिहाजा झगड़े के तूल पकड़ने से पहले ही दखल दे बैठा। ब्लैक डॉग का क्रेट ले आओ। मर्जीना जेर लब कुछ बुड़बड़ाती रही। मोहन फुर्ती से अंदर गायब हो गया। डैनी ने जेब से 50 के नोटों की गड्डी निकालकर मर्जीना की तरफ बढ़ा दी। कितना है? मर्जीना ने गड्डी गिने बगैर बेपरवाही से अपनी जैकेट की जेब में डालते हुए सवाल किया। 5000। डैनी ने सिगरेट सुलगाते हुए कहा। 250 और मांगता है, वो बोली। कोस्ट गार्ड ने 2 लांच पकड़ लिया है, माल एकदम महंगा हो गया। डैनी ने एक लफ्ज भी कहे बगैर पर्स निकालकर 250 रुपए उसे दे दिए। कल परसों तक शायद 550 हो जाएगा। बुढ़िया ने नोट जेब में अड़ते हुए उसे पेश की इतला दी। दोनों लांचों पर फुल लोड था। मार्केट में माल शार्ट होने वाला है, 2-3 क्रेट और ले जाओ। डैनी हंस पड़ा। तुम सारा दिन तो घर में घुसी मोहन पर बरसती रहती हो, फिर तुम्हें मार्केट की खबरें कहाँ से मिल जाती हैं? मर्जीना ने पुरगुरूर अंदाज में अपने सर को खफीफ सी जुम्बश दी। फिर बोली, हमारा सप्लायर मार्केट का किंग है, वो जो बोलता है होकर रहता है। कल हमको एक कस्टम ऑफिसर भी बोला था कि 2-4 दिन में पूरा कोस्ट सील हो जाएगा। वो बेचारा हफ्ते में 1 बोतल से ज्यादा नहीं खरीद सकता, मगर कल 7 बोतल लेके आए। डैनी उसकी बात पूरी होने से कबल उठ गया, क्योंकि मोहन अखबार में लिपटा हुआ गत्ते का वजनी कार्टन उठाए बाहर आ रहा था। उसे कार्टन डिक्की में रखवाया और वहीं से हाथ हिलाकर मर्जीना को अलविदा कहता हुआ रोजाना हो गया। घर पहुंचकर वो देर तक नीम गर्म पानी की शावर के नीचे खड़ा रहा। उसके जहन में रह रहकर गजाला के हंसते मुस्कुराते फिक्रों की बात गश्त गूंज रही थी और वो अपने वजूद में एक अजीब सी सनसनी उभरती महसूस कर रहा था, जिससे वो अभी तक ना आशना था। नहाने के बाद लिबास तब्दील करते हुए वो गैर इरादी तौर पर गुनगुनाने लगा, मगर ख्वाबगाह में आते ही वो चौंक पड़ा। उसे रात में बात से बात करनी थी, मगर उससे पहले जंगीर से गुफ्तगू करनी जरूरी थी, ताकि लांडी वाले वाकई की मुकम्मल रिपोर्ट के अलावा दूसरे मामलात से भी पूरी तरह आगाही हासिल कर सके। उसने फोन पर जहांगीर का नंबर मिलाया तो पहली ही घंटी पर रिसीवर उठा लिया गया, मगर रिसीवर पर निस्वानी आवाज सुनाई दी, जिसे वो फौरन पहचान गया। डैनी की हैसियत में वो बारहा जहांगीर की बीवी से मिल चुका था और वो भी उसकी असल आवाज पहचानती थी, तो वो लाहौर से लौट आई है। डैनी ने सोचा, फिर बदली हुई आवाज में रिसीवर पर जहांगीर के लिए दरियाफ्त किया। वो डैनी की उस आवाज की अहमियत से यूं वाकिफ थी कि जहांगीर उसकी कॉल सुनने के लिए हर वक्त अपनी हर मुसरिफियत तर्क करने के लिए तैयार रहता था। चंद सानियों बाद जहांगीर लाइन पर था। यस बॉस, उसकी आवाज में चढ़े हुए सांसों का आहंग भी शामिल था। शायद वो मकान के किसी दूर उफ्तादा गोशे से दौड़ता हुआ फोन तक पहुंचा था। राजू के अड्डे का क्या रहा? डैनी ने बदली हुई और राती आवाज में बराह रास्त सवाल किया और फौरी तौर पर उसे ख्याल आया कि उसके और बास के दरमियान राब्ते के लिए टेलीफोन मखदूज तो उसके और राजू के अड्डे का क्या रहा? डैनी ने बदली हुई वो राती आवाज में बराह रास्त सवाल किया और फौरी तौर पर उसे ख्याल आ गया कि उसके और बास के दरमियान राब्ते के लिए टेलीफोन मखदूज था, तो उसके और जहांगीर के माबैन भी फोन पर खुली खुली गुफ्तगू खतरनाक थी। शहर में लाइनों का निजाम गुटमट हो रहा था। उनकी गुफ्तगू में कोई भी तीसरा क्रॉस कनेक्ट हो सकता था और अगर वो खामोश रहता तो उनके इल्म में लाए बगैर पूरी गुफ्तगू सुन सकता था। सातों ने एतराफ कर लिया है, जहांगीर कह रहा था। उनकी निशानदेही पर 2 मुलजिम और पकड़े गए हैं। एतराफ कर लिया है? डैनी तहय्युर अमेज लहजे में घुराया। मगर तुमने तो कहा था कि वो गैर मुतल्लिका लोग थे। यस सर, जहांगीर की आवाज सुनाई थी। लावारिस लिफंगों से किसी भी किस्म का एतराफ करवाना पुलिस के लिए बाएं हाथ का खेल होता है। जो पकड़े गए उनमें से किसी की भी पुश्त पर मजबूत हाथ नहीं है, लिहाजा तशद्दुद ने उन्हें एतराफ पर मजबूर कर दिया। अब हमारे आदमी महफूज हैं, वो खुद भी अपने वसाइल बरोकार ले आए हैं। पुलिस मुनज़्ज़म हमले की बजाय शराबियों के बाहिमी तसादुम के इम्कानात की रोशनी में तफ्तीश कर रही है। गुड। डैनी की गुराट तहसीन अमेज थी। मैं चाहूंगा कि तुम पसपर्दा रहकर गिरफ्तार होने वालों के घरानों की माली मदद करते रहो। रिहाई के बाद वो तुम्हारे अच्छे कारकुन साबित हो सकेंगे। बाजार बिल्कुल मंदा हो गया सर। जहांगीर की झिझकती हुई तजवीज़ ज़दा आवाज़ उभरी।
क्यों? डैनी को उस इत्तला पर बिला वजह ही गुस्सा आ गया, जैसे बाजार की मंदी में जहांगीर जाती तौर पर कसूरवार हो। ब्लैक गोल्ड सर। जहांगीर की आवाज में हल्की सी लर्जिश थी। हालांकि नए माल की रिपोर्ट बहुत हौसला अफजा है। आज सिविल अस्पताल में एक रिक्शा ड्राइवर हादसे के बाद दाखिल हुआ है। वो 4 दिन से ले रहा था। आज अस्पताल में होने की वजह से डोज ना ले सका, हालत गैर होगी। सुना है डॉक्टर खुद उसे डोज देने पर मजबूर हो गए। अच्छी खबर है, लेकिन ये असरात तो तुम्हें पहले ही बता दिए गए थे। जी, ब्लैक गोल्ड के ट्रैफिक की रोकथाम के लिए इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड का एक वफद इन दिनों शहर में आया हुआ है, जहांगीर बता रहा था। उसके सरबराह डॉक्टर वेस्लर ने भी आज उस मरीज को देखा और बाद में अखबारी नुमाइंदों पर अपनी तशवीश का इजहार किया कि शायद डाई एसिटाइल मार्फिन भी आखिरकार कराची के जेर जमीन बाजार में आ गई है। डॉक्टर वेस्लर ने उसे बदतरीन खतरे की घंटी करार दिया है। डैनी हंसा तो उसकी आवाज में दरिंदगी नुमाया थी। सुनो, ये सब बेकार लोग हैं, आते जाते रहेंगे, मगर फाइलें मोटी करने के सिवा कुछ नहीं कर सकेंगे। ये अच्छा हुआ कि उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारा फायदा किया है। उसके बयान की अच्छा से तशहीर होगी और जो लोग अभी इस जरूर से नाशना है वो भी उसकी तलाश में निकल खड़े होंगे। क्या उसका बयान किसी अखबार में छपा है? नहीं सर, ये अभी शाम का वाकया है, शायद सुबह के अखबारात में आ जाए। आज शाम के अखबारात में तो बस रिक्शे के हादसे की खबर है। डैनी ने फोन बंद कर दिया और स्काच की बोतल ले बैठा। दुनिया के चक्कर ही कुछ अजीब था। हल्के से सुरूर के आलम में उसने सोचा,